हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 अप्रैल 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे प्रमुखता से हेडिंग ली गई है वो है विपक्ष एकजुटता के लिए नीतीश कुमार आगे आए हैं। नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री। और जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें विपक्ष को किस तरीके से एकजुट किया जाए और सारा विपक्ष एक तरफ होकर वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से किस तरीके से लड़ा जाए और जीत हासिल की जाए, इसको लेकर ये बैठकें हो रही हैं। ये जो पहल करी गई है विपक्ष को एकजुट करने की, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। और ऐसी ही पहल ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कई बार कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले नीतीश कुमार एकजुटता के लिए पहुंचे कोलकाता, जहां पर उनके साथ तेजस्वी यादव, जो आपको पिक में दिखाई दे रहा है, दो लोग वहां पर पहुंचे और लगभग इनकी 45 से 50 मिनट तक बातचीत चली, यानी तीनों नेताओं की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच। इसमें आगामी चुनाव 2024 को किस तरीके से लड़ा जाए और क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद वो अखिलेश यादव से मिले, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मिले, सपा प्रमुख से मिले और उन्होंने भरोसा जताया कि जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ेगा। जब मीडिया ने नीतीश कुमार से ये प्रश्न पूछा कि आप आप प्रधानमंत्री पद का चेहरा हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया और कहा कि चेहरा मायने नहीं रखता है, जीत मायने रखती है, क्योंकि जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो मनमाने ढंग से कार्य कर रही है और जब मनमाने ढंग से कार्य किया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए वर्तमान सरकार उद्देश्य विहीन हो गई है। और फिर भी रिपोर्टरों द्वारा जब रिपीट किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि विपक्ष का अभी कोई चेहरा नहीं है, इसलिए आप मेरा नाम आगे मत लाइए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ब्रजभूषण पर एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला पहलवान। अब देखिए, जो धरना प्रदर्शन जारी है यौन शोषण मामले में, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, उसमें जितने भी बड़े पहलवान हैं, जैसे शीर्ष महिला पर विनेश फोगाट हो गई, साक्षी मलिक हो गई, ये सब जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। और दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर लॉन्च नहीं करी, उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। नरेंद्र हुड्डा इनके वकील हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष जब मामला रखा तो उन्होंने बोला कि इसको त्वरित मामलों में ऐड नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप इसे मंगलवार को हमारे समक्ष लेके आइएगा। यानी नरेंद्र हुड्डा आज यानी मंगलवार को उस केस को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोबारा रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, क्योंकि खिलाड़ियों की ये मांग है कि जो दिल्ली सरकार अभी तक इस पर केस नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी कर दे जिससे ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो सके। और अगर मामले की गंभीरता को देखा जाए तो इसमें खेल मंत्रालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है तो खेल मंत्रालय को इसमें आगे आना चाहिए था और ब्रजभूषण शर्मा को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए था। शायद इसमें देर हो रही है, इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटता है और लोगों का विश्वास भी इसमें हटता है। सबसे पहले इसमें यही होना चाहिए था कि ब्रजभूषण शर्मा को तत्काल उनके पद से हटा देना चाहिए था। अगर इतने शीर्ष खिलाड़ी, आप ये जो पिक देख रहे हैं, इन सब ने ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीते हुए हैं, अगर इन खिलाड़ियों की नहीं सुनी जा रही है तो जो छोटे स्तर पर खिलाड़ी हैं, आप उनका सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है और इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। और ये स्टेटमेंट प्रमुख तौर पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जब वो, इस समय आपको पता होगा कि केरल के दौरे पर हैं, वहाँ पर वंदे भारत को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया है। उसके उपलक्ष्य में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि जो सूडान में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। इस जो सम्मेलन है जो ये अभियान है ऑपरेशन कावेरी, उसकी पूरी देख रेख
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन यानी उनकी निगरानी में, वी मुरलीधरन की निगरानी में किया जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था, तो सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान शुरू हो गया है। करीब 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं और कई रास्ते में हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें घर वापस लाने के लिए तैयार हैं और बंदरगाहों पर लोग भी पहुंच रहे हैं। आपको कल न्यूज़ में बताया गया था कि भारतीय वायुसेना के 2 C-130J सैन्य परिवहन विमान उड़ान भरने के लिए तैयार रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत के साथ रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करेगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया से अपने संबंध मजबूत कर रहा है, चाहे वो क्वाड संगठन हो या फिर G20 में जो सम्मेलन होने हुआ उसमें बैठकें हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हो, उसके बाद एस जयशंकर का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, यानी हमारे विदेश मंत्री का ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, या फिर जो FTA ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ वो हो। तो इन सभी बातों से ये महसूस होता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को, चाहे वो द्विपक्षीय संबंध हो या फिर व्यापारिक संबंध हो या रक्षा क्षेत्र में संबंध हो, सभी तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। बीच में आपने न्यूज़ देखी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद जब विदेश मंत्रालय के स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, इसमें हस्तक्षेप किया गया, उसके बाद इन मामलों में कमी आई है और सख्ती से इस पर स्टेप भी उठाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट द्वारा। अब यहाँ पर हम ये न्यूज़ देख लेते हैं कि भारत के साथ रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करेगा ऑस्ट्रेलिया। रक्षा सहयोग से क्या मतलब है? भारत ने अपने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय रक्षा रणनीति रिव्यू जारी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया है, जिसमें भारत के साथ रक्षा सहयोग की जरूरत पर जोर दिया गया है। पूरी रणनीति में 3 जगहों पर भारत के साथ सहयोग का जिक्र है, जिसमें भारत को जापान के समकक्ष रखते हुए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना होगा और क्षेत्रीय ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। इसमें अहम बात यह बताई जा रही है कि इस रिव्यू में प्रधानमंत्री जो हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज की सरकार ने रक्षा क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को एक बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वह चीन के साथ मतभेद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेगी ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने हाल के वर्षों में जिन देशों के साथ अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा मजबूत किया है उसमें भारत भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे भारत चीन। 18वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच, जिसमें सीमा विवाद को सुलझाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन ये जितनी भी बातें हो रही हैं, समझ लीजिए पहले दौर से लेकर 18वें दौर तक ये सारी बातें बेनतीजा रही हैं, इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी अभी प्रयास चलाए जा रहे हैं कि कमांडर स्तर पर या कूटनीतिक स्तर पर इसका समाधान हो सके, बात लड़ाई तक ना पहुँचे। अगर लड़ाई तक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है दोनों देश को क्षति होगी, भारत को भी होगी, चीन को भी होगी। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, दोनों देश की आंतरिक स्थिति मजबूत है। तो इस तरीके से प्रयास ये हैं कि इस पूरे विवाद को खत्म किया जाए बातचीत के जरिए। अब ये विवाद उठा कब था, तो ये भी आपको पता होगा। ये विवाद मई 2020 में उठा था, जब कोविड अपने पीक पर था। तब चीनी सैनिकों ने जो सीमा है भारत और चीन की, उसको बदलने की कोशिश करी। बदलने का मतलब जो बॉर्डर लाइन है उसको भारत की तरफ ढकेलने की कोशिश करी, जिससे चाइना का जो एरिया है वो बढ़ सके। इसके बाद वहाँ पर भारतीय सैनिक पहुँचे, दोनों में हाथापाई हुई और दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। अब जो रूल है, यानी कि जो समझौता हुआ था, वो ये हुआ था कि जो बॉर्डर है उसके 3 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी देश, यानी दोनों देशों के सैनिक हथियार लेकर नहीं रहेंगे। लेकिन चीनी सैनिक हथियार लेकर आए थे और भारतीय सैनिक सिर्फ डंडे और कुछ लकड़ियां लिए हुए थे, तो भी उन्होंने उनका सामना किया और मजा चखाया था चाइना को।
भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की अगुवाई में रविवार को हुई बैठक काफी लंबी चली और यह अच्छे माहौल में भी हुई। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बनी हो। दोनों तरफ से कहा गया है कि बातचीत जारी रखी जाएगी ताकि एक सर्वमान्य समाधान को स्वीकार किया जा सके। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की तरफ से घुसपैठ करने के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। सैन्य अधिकारियों के बीच यह 18वें दौर की वार्ता है। पूर्व में इस तरह की बातचीत कई स्थलों से चीन ने अपने सैनिकों को पीछे किया है, लेकिन मई 2020 से पहले वाली स्थिति अभी लागू नहीं हो पाई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल। अब आपको पता होगा कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से अमेरिका और रूस भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं लड़ाई के माहौल में, लेकिन भारत इसमें दोनों पक्षों की तरफ से बोलता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि भारत अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है और रूस से भी हथियार खरीद रहा है। जहां भारत रूस से क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रहा है, वहीं अमेरिका से एंटी शिप हार्पून मिसाइल खरीद रहा है। दोनों ही हथियार खरीदने का मतलब है भारत अपनी नौसेना शक्ति, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। रूस की क्लब मिसाइल जल सतह पर चलने वाले युद्धपोत और पानी के भीतर पनडुब्बी दोनों से दागी जा सकती है। इस तरह की मिसाइल की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है, जबकि अमेरिका की हार्पून मिसाइल का परीक्षण हाल के कई युद्धों में हो चुका है। यह किसी भी युद्धपोत पर हमला करने, उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। अमेरिका के साथ जो हार्पून मिसाइल का सौदा है वो 8 करोड़ डॉलर का हो सकता है। अमेरिकी संसद भारत को इस मिसाइल की बिक्री पर अपनी सहमति दे चुकी है। वैसे यह मिसाइल भारतीय युद्धपोत और पनडुब्बियों में पहले से भी तैनात है। भारत में हार्पून मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त उपकरणों और अन्य तकनीक सहायता दिए जाने पर भी अमेरिका से अनुरोध किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि नई गति सीमा संग रोड साइन का ढांचा भी बदलेगा। अब नया रोड साइन क्या होगा ये आप देख सकते हैं। अभी तक क्या था, 5 साल हो गए थे जब 5 साल पहले इसमें चेंजमेंट किए गए थे और उसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पे जिस तरीके से वाहन बढ़े हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, तो उसमें अब थोड़ा सा जो चिन्ह है या फिर स्पीड है की सीमा है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी, महसूस की गई थी। उसके बाद ये नियम लागू किए गए हैं। पिछले सप्ताह एक बैठक में अधिकतम गति सीमा को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें सामने रखी गई, जिन पर राज्यों की प्रतिक्रिया मांगी गई। उनके सुझाव मिलने के बाद गति सीमा को अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन इस चर्चा में यह सवाल भी उठा कि वाहन चालकों को गति सीमा को लेकर आगाह करने के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब उस पर क्या वर्क हो रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जो हैं हमारे नितिन गडकरी ने बैठक में कहा कि कई मॉडल पर अध्ययन करने के बाद रोड साइन सिस्टम का नया प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे सभी राज्यों के साथ मानक प्रणाली के रूप में साझा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम ले रहे हैं बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि ई श्रम पोर्टल से प्रवासियों के परिवार को भी मिलेगा लाभ। अब देखिए, जो असंगठित क्षेत्र है उनके श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल की उपयोगिता का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नई सुविधाएं भी इसमें जोड़ी हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो ये पोर्टल है, लॉकडाउन के बाद इस पर अचानक वृद्धि हुई और इस पोर्टल पर लगभग 28.87 करोड़ श्रमिक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी ऐड किया जा रहा है। मतलब जो अपडेट है कि अभी तक इसमें 28 करोड़ जो श्रमिक हैं उन्होंने पंजीकरण कराया है, लेकिन अब इसमें उनके परिवार को भी ऐड किया जाएगा, यानी कि उनकी पत्नी, उनके माता पिता या फिर उनके बच्चों को इसमें ऐड किया जाएगा। अगर पत्नी को इसलिए ऐड किया जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वाइफ को मिल सके, यानी कि लेडीज को मिल सके, और बच्चों को इसलिए ऐड किया जाएगा कि जहां भी वो रहें उनकी शिक्षा ना रुके, उनका जो पढ़ने का कार्यक्रम है वो बाधित ना हो और वो लगातार पढ़ते रहें। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल शुरू किया था। उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का आधार से जुड़ा
राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि इनके कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकें। पोर्टल पर अब तक 28.87 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, विकास की गति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं वित्त मंत्रालय और आरबीआई। देखिए, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है कि इस साल और अगले साल हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है और इस गति को जारी रखना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में आयोजित थिंकर्स फोरम के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास की यह गति नहीं टूटे। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास की गति से जुड़ी बाहरी चुनौतियां अधिक हैं। कई देशों में मंदी है, निर्यात कम हो रहा है, मांग कम हो रही है। इससे निपटने के लिए नए बाजार की खोज जारी है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो घरेलू बाजार है वो बहुत बड़ा है। हमारे एमएसएमई को घरेलू मांग का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरबत्ती से लेकर गणेश जी और महालक्ष्मी तक का आयात किया जा रहा है। वर्ष 2014 में से कहा जा रहा है कि हमारे देश में बांस की संख्या बहुत है, यानी कि उसकी उत्पादन बहुत होता है। तो फिर अगरबत्तियों के लिए जो उसमें आप यूज़ होता है बांस, वो इतना आयात क्यों होता है? तो इसी को लेकर इसमें निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब इन सब का जो आयात है वो नहीं किया जाएगा और घरेलू मांग से ही उसकी पूर्ति की जाएगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा बदलने पर फंसा पेच। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन का एक ऐसा नया क्षेत्र है जिसको लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में जबरदस्त उत्साह है और इसे औद्योगिक प्रदूषण की मौजूदा समस्या के लिए उचित समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की अगुवाई में हो रहे G20 की बैठक में भी सभी देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता हो रही है। हालांकि पिछले दिनों इस बारे में अहमदाबाद में हुई बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा में बदलाव को लेकर अमेरिका और कुछ विकसित देशों की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया है जिसको लेकर भारत बहुत सहज नहीं है। इस प्रस्ताव के तहत मांग की गई है कि कम कार्बनिक उत्सर्जित करने वाले कुछ ईंधन से भी अगर हाइड्रोजन बनाया जाता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में रखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है कि गुयाना के राष्ट्रपति जयशंकर की उपस्थिति में भारत निर्मित यात्री नौका बेड़े में शामिल हुए। देखिए, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति इरफान अली के साथ भारत में निर्मित फेरी यानी कि नौका MV लिशा को बेड़े में शामिल करने के कार्यक्रम में थे, यानी कि भाग लिया उन्होंने। फेरी का निर्माण कोलकाता में गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने किया है। विदेश मंत्री जयशंकर की यह पहली गुयाना यात्रा है। विदेश मंत्री ने देश में ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंक रोड के चल रहे निर्माण को भी देखा। भारतीय कंपनी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड इस सड़क का निर्माण कर रही है। कंपनी ने कहा जयशंकर ने मजदूरों और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया, MA लिशा का मतलब मित्रता से है। इस नौका से गुयाना के सुदूर क्षेत्रों में गतिशीलता और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बांग्लादेश संसद की स्पीकर शरीन शर्मिन चौधरी ने उन्हें बंग भवन के दरबार हॉल में प्रधानमंत्री शेख हसीना, संसद सदस्यों और हजारों अतिथियों की उपस्थिति में पद की शपथ दिलाई। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल हमीद का स्थान ग्रहण किया, जिनका कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 दिसंबर 1949 को ढाका के पबना टाउन में हुआ था। उन्होंने 1974 में राजशाही विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री ली थी। तो ये आज का 25 अप्रैल 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।